न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। देखेंगे खबरों को, पर देख लेते हैं पहले मुख्य हेडलाइंस। दामाद की ढाल बनकर खड़ी हुई महिला, खुद छाती पर खाई गोली, गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली में यमुना पार की सड़कें होंगी सिग्नल फ्री, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कवायद, यू टर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। दिल्ली मेट्रो के यात्री ध्यान दें, आज येलो लाइन की टाइमिंग में है बदलाव, कुछ जगह सुबह होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डालते हैं खबरों पर नजर विस्तार। अलीगढ़ की सास दामाद की लव स्टोरी ने जहां इस रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर दिया था, वहीं अब यूपी के आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के नावपुर गांव में सास दामाद से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है। लोग इसकी चर्चा करते नहीं थक रहे। पुरानी रंजिश और मामूली विवाद ने एक महिला की जान ले ली। नावपुर निवासी रामावती पत्नी रामबली राजभर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण उनके दामाद संजीव पांडे और गांव के बिस्केतू सिंह के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। जानकारी मुताबिक अंबेडकर नगर जनपद के मुस्तफाबाद थाना अहरोली निवासी संजीव पांडे अपनी कार से नावपुर गांव निवासी अवध नारायण के साथ ससुराल आ रहे थे। रास्ते में बिस्केतू सिंह, जो अपने दो छोटे भतीजों के साथ बाइक से बाल कटवा कर लौट रहे थे, उनकी बाइक की कार से हल्की टक्कर हो गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ने पर बिस्केतू अपने भतीजों को घर छोड़कर दोबारा संजीव के पास पहुंच गए। इस बीच संजीव की सास रामावती को घटना की जानकारी मिली। वो अपने दामाद को बचाने और विवाद को शांत करने के लिए मौके पर पहुंची। बीच बचाव के दौरान अचानक गोली चली, जो रामावती को जा गली। गोली लगने से रामावती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अतरौलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। वहीं अब यूपी के आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के नावपुर गांव में सास दामाद से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है। लोग इसकी चर्चा करते नहीं थक रहे। पुरानी रंजिश और मामूली विवाद ने एक महिला की जान ले ली। नावपुर निवासी रामावती पत्नी रामबली राजभर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण उनके दामाद संजीव पांडे और गांव के बिस्केतू सिंह के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। जानकारी मुताबिक अंबेडकर नगर जनपद के मुस्तफाबाद थाना अहरोली निवासी संजीव पांडे अपनी कार से नावपुर गांव निवासी अवध नारायण के साथ ससुराल आ रहे थे। रास्ते में बिस्केतू सिंह, जो अपने दो छोटे भतीजों के साथ बाइक से बाल कटवा कर लौट रहे थे, उनकी बाइक की कार से हल्की टक्कर हो गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ने पर बिस्केतू अपने भतीजों को घर छोड़कर दोबारा संजीव के पास पहुंच गए। इस बीच संजीव की सास रामावती को घटना की जानकारी मिली। वो अपने दामाद को बचाने और विवाद को शांत करने के लिए मौके पर पहुंची। बीच बचाव के दौरान अचानक गोली चली, जो रामावती को जा गली। गोली लगने से रामावती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अतरौलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। वहीं अब यूपी के आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के नावपुर गांव में सास दामाद से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है। लोग इसकी चर्चा करते नहीं थक रहे। पुरानी रंजिश और मामूली विवाद ने एक महिला की जान ले ली। नावपुर निवासी रामावती पत्नी रामबली राजभर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण उनके दामाद संजीव पांडे और गांव के बिस्केतू सिंह के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। जानकारी मुताबिक अंबेडकर नगर जनपद के मुस्तफाबाद थाना अहरोली निवासी संजीव पांडे अपनी कार से नावपुर गांव निवासी अवध नारायण के साथ ससुराल आ रहे थे। रास्ते में बिस्केतू सिंह, जो अपने दो छोटे भतीजों के साथ बाइक से बाल कटवा कर लौट रहे थे, उनकी बाइक की कार से हल्की टक्कर हो गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। विवाद बढ़ने पर बिस्केतू अपने भतीजों को घर छोड़कर दोबारा संजीव के पास पहुंच गए। इस बीच संजीव की सास रामावती को घटना की जानकारी मिली। वो अपने दामाद को बचाने और विवाद को शांत करने के लिए मौके पर पहुंची। बीच बचाव के दौरान अचानक गोली चली, जो रामावती को जा गली। गोली लगने से रामावती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अतरौलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर अगली खबर पर।
यमुना पार में जाम से ग्रस्त प्रमुख सड़कों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत सड़कों के सिग्नल बंद पर यू टर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे सिग्नल पर लगने वाला जाम खत्म होगा, साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस की ओर से विकास पर सिग्नल बंद कर यू टर्न व्यवस्था लागू की गई। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में अब पुलिस यमुना पार की अन्य सड़कों पर भी ये व्यवस्था लागू करेगी। विकास मार्ग की शुरुआत कड़कड़ी मोड़ से होती है और ये ITO तक आता है। अब ट्रैफिक पुलिस कड़कड़ी मोड़ का सिग्नल बंद करने की योजना पर काम कर रही है। यहाँ पर 5 जगहों से ट्रैफिक आता है। इस सिग्नल को बंद कर यू टर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। अब यह सिग्नल पर वाहनों के दबाव के कारण व्यस्त समय में जाम की स्थिति बनती है। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि यू टर्न व्यवस्था लागू करने के बाद जो व्यस्त समय में जाम होता है उससे निजात मिल जाएगा। वहीं कड़कड़ी मोड़ से मास्टर सोमनाथ मार्ग तक जाने वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र मार्ग को भी सिग्नल फ्री किया जाएगा। ये मार्ग कड़कड़ डूमा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी व्यस्त समय पर सिग्नलों पर जाम की स्थिति बनती है। इसके अलावा मास्टर सोमनाथ मार्ग, महाराजा सूरजमल मार्ग पर भी सिग्नल बंद किए जाएंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत सड़कों के सिग्नल बंद पर यू टर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे सिग्नल पर लगने वाला जाम खत्म होगा, साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस की ओर से विकास पर सिग्नल बंद कर यू टर्न व्यवस्था लागू की गई। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में अब पुलिस यमुना पार की अन्य सड़कों पर भी ये व्यवस्था लागू करेगी। विकास मार्ग की शुरुआत कड़कड़ी मोड़ से होती है और ये ITO तक आता है। अब ट्रैफिक पुलिस कड़कड़ी मोड़ का सिग्नल बंद करने की योजना पर काम कर रही है। यहाँ पर 5 जगहों से ट्रैफिक आता है। इस सिग्नल को बंद कर यू टर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। अब यह सिग्नल पर वाहनों के दबाव के कारण व्यस्त समय में जाम की स्थिति बनती है। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि यू टर्न व्यवस्था लागू करने के बाद जो व्यस्त समय में जाम होता है उससे निजात मिल जाएगा। वहीं कड़कड़ी मोड़ से मास्टर सोमनाथ मार्ग तक जाने वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र मार्ग को भी सिग्नल फ्री किया जाएगा। ये मार्ग कड़कड़ डूमा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी व्यस्त समय पर सिग्नलों पर जाम की स्थिति बनती है। इसके अलावा मास्टर सोमनाथ मार्ग, महाराजा सूरजमल मार्ग पर भी सिग्नल बंद किए जाएंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत सड़कों के सिग्नल बंद पर यू टर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे सिग्नल पर लगने वाला जाम खत्म होगा, साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस की ओर से विकास पर सिग्नल बंद कर यू टर्न व्यवस्था लागू की गई। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में अब पुलिस यमुना पार की अन्य सड़कों पर भी ये व्यवस्था लागू करेगी। विकास मार्ग की शुरुआत कड़कड़ी मोड़ से होती है और ये ITO तक आता है। अब ट्रैफिक पुलिस कड़कड़ी मोड़ का सिग्नल बंद करने की योजना पर काम कर रही है। यहाँ पर 5 जगहों से ट्रैफिक आता है। इस सिग्नल को बंद कर यू टर्न व्यवस्था लागू की जाएगी। अब यह सिग्नल पर वाहनों के दबाव के कारण व्यस्त समय में जाम की स्थिति बनती है। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि यू टर्न व्यवस्था लागू करने के बाद जो व्यस्त समय में जाम होता है उससे निजात मिल जाएगा। वहीं कड़कड़ी मोड़ से मास्टर सोमनाथ मार्ग तक जाने वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र मार्ग को भी सिग्नल फ्री किया जाएगा। ये मार्ग कड़कड़ डूमा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी व्यस्त समय पर सिग्नलों पर जाम की स्थिति बनती है। इसके अलावा मास्टर सोमनाथ मार्ग, महाराजा सूरजमल मार्ग पर भी सिग्नल बंद किए जाएंगे। अब देखते हैं अगली खबर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने येलो लाइन पर कश्मीरी गेट और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बीच शनिवार 17 मई को सुबह होने वाले रखरखाव कार्य के कारण मेट्रो सेवाओं को नियंत्रित करने की घोषणा की है। सुबह 6:25 तक इस खंड पर मेट्रो ट्रेनें 35 मिनट के अंतराल पर चलेगी। हालांकि येलो लाइन के बाकी हिस्सों पर सामान्य सेवाएं जारी रहेगी। DMRC ने बताया कि मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली के बीच पहली ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह समयपुर बादली और विश्वविद्यालय से सुबह की पहली ट्रेनें अपनी निर्धारित समय पर चलेगी। हालांकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से समयपुर बादली की और जाने वाली पहली ट्रेन के समय में मामूली बदलाव किया जाएगा। अब ये ट्रेन सुबह 5:45 के बजाय 5:55 रवाना होगी। DMRC ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में वॉयलेट लाइन का उपयोग करें, खासकर यदि वे कश्मीरी गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या मंडी हाउस के रास्ते यात्रा कर रहे हैं।
सुबह 6:25 तक इस खंड पर मेट्रो ट्रेनें 35 मिनट के अंतराल पर चलेगी। हालांकि येलो लाइन के बाकी हिस्सों पर सामान्य सेवाएं जारी रहेगी। डीएमआरसी ने बताया कि मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली के बीच पहली ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह समयपुर बादली और विश्वविद्यालय से सुबह की पहली ट्रेनें अपनी निर्धारित समय पर चलेगी। हालांकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से समयपुर बादली की और जाने वाली पहली ट्रेन के समय में मामूली बदलाव किया जाएगा। अब ये ट्रेन सुबह 5:45 के बजाय 5:55 रवाना होगी। डीएमआरसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में वॉयलेट लाइन का उपयोग करें, खासकर यदि वे कश्मीरी गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या मंडी हाउस के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। सुबह 6:25 तक इस खंड पर मेट्रो ट्रेनें 35 मिनट के अंतराल पर चलेगी। हालांकि येलो लाइन के बाकी हिस्सों पर सामान्य सेवाएं जारी रहेगी। डीएमआरसी ने बताया कि मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली के बीच पहली ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह समयपुर बादली और विश्वविद्यालय से सुबह की पहली ट्रेनें अपनी निर्धारित समय पर चलेगी। हालांकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से समयपुर बादली की और जाने वाली पहली ट्रेन के समय में मामूली बदलाव किया जाएगा। अब ये ट्रेन सुबह 5:45 के बजाय 5:55 रवाना होगी। डीएमआरसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में वॉयलेट लाइन का उपयोग करें, खासकर यदि वे कश्मीरी गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या मंडी हाउस के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। आईएसबीटी चौकी प्रभारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद अब पटेल नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम राज चौहान को हटा दिया गया है। चौहान को एसएसपी कार्यालय ट्रांसफर किया गया। ये ट्रांसफर जनहित और प्रशासनिक आधार पर किया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को पटेल नगर थाने की चौकी के प्रभारी देवेश खुशहाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। देवेश को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नियमानुसार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम राज चौहान को हटाकर कार्यालय संबंध किया गया है। ये निर्णय जनहित में लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। चौहान को एसएसपी कार्यालय ट्रांसफर किया गया। ये ट्रांसफर जनहित और प्रशासनिक आधार पर किया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को पटेल नगर थाने की चौकी के प्रभारी देवेश खुशहाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। देवेश को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नियमानुसार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम राज चौहान को हटाकर कार्यालय संबंध किया गया है। ये निर्णय जनहित में लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। चौहान को एसएसपी कार्यालय ट्रांसफर किया गया। ये ट्रांसफर जनहित और प्रशासनिक आधार पर किया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को पटेल नगर थाने की चौकी के प्रभारी देवेश खुशहाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। देवेश को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नियमानुसार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम राज चौहान को हटाकर कार्यालय संबंध किया गया है। ये निर्णय जनहित में लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। अब देखते हैं अगली खबर। बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिमला में 2 नई एफआईआर दर्ज की है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईसीआईआर के नाम से ये मामले दर्ज किए गए। इन 2 पूरक अभियोजन शिकायतों पर पीएमएलए कोर्ट शिमला ने भी संज्ञान लिया है। इस मामले में ईडी ने 10 आरोपी नामजद किए। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 30 करोड़ 5 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है उनमें नाहन और पंचकूला और अन्य जगहों की संपत्तियां शामिल है। ईडी ने यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर शुरू की। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि संस्थानों ने गलत तरीके से छात्रवृत्ति के फंड हासिल किए। ईडी को जांच में पता चला था कि संस्थानों ने छात्रों के फर्जी विवरणों का सत्यापन कर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। छात्रवृत्ति के लिए ऐसे छात्रों के नाम दिए जो इन संस्थानों में किसी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे। ईडी ने करीब 80 लाख की नकदी और विभिन्न बैंक खातों में आरोपियों के 2 करोड़ 80 लाख रुपए भी कर चुकी है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ECIR के नाम से ये मामले दर्ज किए गए इन 2 पूरक अभियोजन शिकायतों पर PMLA कोर्ट शिमला ने भी संज्ञान लिया है। इस मामले में ईडी ने 10 आरोपी नामजद किए। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 30 करोड़ 5 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है उनमें नाहन और पंचकूला और अन्य जगहों की संपत्तियां शामिल है। ईडी ने यह जांच CBI द्वारा दर्ज FIR को आधार बनाकर शुरू की। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा OBC, SC और ST छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। CBI की जांच में सामने आया था कि संस्थानों ने गलत तरीके से छात्रवृत्ति के फंड हासिल किए। ईडी को जांच में पता चला था कि संस्थानों ने छात्रों के फर्जी विवरणों का सत्यापन कर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। छात्रवृत्ति के लिए ऐसे छात्रों के नाम दिए जो इन संस्थानों में किसी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे। ईडी ने करीब 80 लाख की नकदी और विभिन्न बैंक खातों में आरोपियों के 2 करोड़ 80 लाख रुपए भी कर चुकी है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ECIR के नाम से ये मामले दर्ज किए गए इन 2 पूरक अभियोजन शिकायतों पर PMLA कोर्ट शिमला ने भी संज्ञान लिया है। इस मामले में ईडी ने 10 आरोपी नामजद किए। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 30 करोड़ 5 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है उनमें नाहन और पंचकूला और अन्य जगहों की संपत्तियां शामिल है। ईडी ने यह जांच CBI द्वारा दर्ज FIR को आधार बनाकर शुरू की। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा OBC, SC और ST छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। CBI की जांच में सामने आया था कि संस्थानों ने गलत तरीके से छात्रवृत्ति के फंड हासिल किए। ईडी को जांच में पता चला था कि संस्थानों ने छात्रों के फर्जी विवरणों का सत्यापन कर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। छात्रवृत्ति के लिए ऐसे छात्रों के नाम दिए जो इन संस्थानों में किसी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे। ईडी ने करीब 80 लाख की नकदी और विभिन्न बैंक खातों में आरोपियों के 2 करोड़ 80 लाख रुपए भी कर चुकी है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखते हैं अगली खबर। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में दी जा रही 50% की छूट को सरकार शहरी क्षेत्र में बंद करने की तैयारी में है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे यथावत रखे जाने का प्रस्ताव है। 19 मई को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अभी प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं को HRTC की बसों में किराए में 50% की छूट दे रखी है। पथ परिवहन निगम की आय में बढ़ोतरी करने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। पथ परिवहन निगम को घाटे से उभारने के लिए पहले न्यूनतम किराए को 50 से 10 रुपए किया गया। इसके बाद लंबी दूरी के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। अब सरकार की ओर से ये फैसला लेने पर चर्चा चल रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे यथावत रखे जाने का प्रस्ताव है। 19 मई को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अभी प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं को HRTC की बसों में किराए में 50% की छूट दे रखी है। पथ परिवहन निगम की आय में बढ़ोतरी करने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। पथ परिवहन निगम को घाटे से उभारने के लिए पहले न्यूनतम किराए को 50 से 10 रुपए किया गया। इसके बाद लंबी दूरी के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। अब सरकार की ओर से ये फैसला लेने पर चर्चा चल रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे यथावत रखे जाने का प्रस्ताव है। 19 मई को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अभी प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं को HRTC की बसों में किराए में 50% की छूट दे रखी है। पथ परिवहन निगम की आय में बढ़ोतरी करने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। पथ परिवहन निगम को घाटे से उभारने के लिए पहले न्यूनतम किराए को 50 से 10 रुपए किया गया। इसके बाद लंबी दूरी के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। अब सरकार की ओर से ये फैसला लेने पर चर्चा चल रही है। आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के बीकानेर आने वाले हैं। उनके दौरे की तैयारियां चल रही है, लेकिन इसी बीच SI भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। इस मामले पर फैसला करने के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक अब 21 मई की बजाय 20 मई को बुला ली गई है।
एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि अगर इस मामले में जल्दी फैसला नहीं हुआ तो सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। सुनवाई 24 मई को होगी। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में बताया कि 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई सदस्य शामिल नहीं हो सके। इसलिए सरकार ने 21 मई को बैठक तय की थी, जिसे अब 20 मई कर दिया गया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, लेकिन उस दिन केवल अध्यक्ष जोगाराम पटेल और सदस्य मंजू वाघमार की मौजूद थे। बाकी सदस्य नहीं आ पाए, इसलिए अगली बैठक 20 मई को सचिवालय में रखी गई है। हाईकोर्ट ने 15 मई तक इस मामले पर फैसला करने की डेडलाइन भी दी हुई थी। उनके दौरे की तैयारियां चल रही है, लेकिन इसी बीच एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। इस मामले पर फैसला करने के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक अब 21 मई की बजाय 20 मई को बुला ली गई है। एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि अगर इस मामले में जल्दी फैसला नहीं हुआ तो सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। सुनवाई 24 मई को होगी। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में बताया कि 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई सदस्य शामिल नहीं हो सके। इसलिए सरकार ने 21 मई को बैठक तय की थी, जिसे अब 20 मई कर दिया गया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, लेकिन उस दिन केवल अध्यक्ष जोगाराम पटेल और सदस्य मंजू वाघमार की मौजूद थे। बाकी सदस्य नहीं आ पाए, इसलिए अगली बैठक 20 मई को सचिवालय में रखी गई है। हाईकोर्ट ने 15 मई तक इस मामले पर फैसला करने की डेडलाइन भी दी हुई थी। उनके दौरे की तैयारियां चल रही है, लेकिन इसी बीच एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। इस मामले पर फैसला करने के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक अब 21 मई की बजाय 20 मई को बुला ली गई है। एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि अगर इस मामले में जल्दी फैसला नहीं हुआ तो सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। सुनवाई 24 मई को होगी। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में बताया कि 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई सदस्य शामिल नहीं हो सके। इसलिए सरकार ने 21 मई को बैठक तय की थी, जिसे अब 20 मई कर दिया गया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, लेकिन उस दिन केवल अध्यक्ष जोगाराम पटेल और सदस्य मंजू वाघमार की मौजूद थे। बाकी सदस्य नहीं आ पाए, इसलिए अगली बैठक 20 मई को सचिवालय में रखी गई है। हाईकोर्ट ने 15 मई तक इस मामले पर फैसला करने की डेडलाइन भी दी हुई थी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश प्रदेश की और दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।